जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी औरंगजेब के बारे में। टॉपिक रहेगा औरंगजेब। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य में शासक बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के बाद ये मुगल शासक नहीं था, अफगान था शेरशाह सूरी। लेकिन हुमायूं के बाद आया शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया दारा शिकोह के बारे में। और आज की क्लास में बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। मुगल इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखता है औरंगजेब। जैसा कि बाबर, मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक बाबर, शुरुआत यहाँ से मुगल की होती है। बाबर बाबर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका अकबर। अकबर के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शासक मुगल शासक था औरंगजेब, जिससे बहुत प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, मिस मत करिएगा। जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोट्स बनाते चले और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी तैयारी पर लगे रहें और नोट्स उनको मिलते रहें। तो आइए बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब मुगल शासक सम्राट कैसे बना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, इसका पिछला इतिहास समझते हैं। ये मुगल गद्दी पर बैठा कैसे। तो पहले तो बात करेंगे शाहजहां। शाहजहां जो था, शाहजहां के चार पुत्र थे। बड़ा पुत्र दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, फिर तीसरा मुराद बख्श और चौथा औरंगजेब। ये चार पुत्र थे शाहजहां के। और शाहजहां बीमार हो गया, बहुत गंभीर बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। और उसने अपना अंतिम समय दिल्ली में बिताया। आगरा दिल्ली में था जब इसने, क्या कहते हैं, शाह शुजा बंगाल, जब ये बीमार था, शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था, मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। क्योंकि जब शाहजहां शासक था, मुगल शासक था, तब औरंगजेब को दक्कन की सूबेदारी दी गई थी। दक्कन सैन्य अभियान पे भेजा गया था, दक्षिण सैन्य अभियान पे औरंगजेब को भेजा गया था और दक्कन की सूबेदारी औरंगजेब को दी गई थी। तो ये वहां पे बंगाल में शाह शुजा सूबेदार, मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार और औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। ये शाहजहां के समय में थे, शासनकाल में ये वहां के सूबेदार इनको बनाया गया था। दारा शिकोह आगरा में था, अपने पिता की सेवा में था, पिता के पास में था वहीं पे आगरा में, कि वहीं पे सूबेदारी, वहां पे कारभार देख रहा था। उसके बाद ये लोग जब, क्या था, शाह शुजा बंगाल में, मुराद बख्श गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में क्या किया, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया कि मुगल गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ये लोग आपस में प्लान बनाना, योजना बनाना शुरू कर दिया और आपस में संघर्ष करने लगे कि अब मुगल गद्दी पर बैठेगा कौन। क्योंकि चार पुत्र थे, चार में मुगल गद्दी तो किसी एक को मिलेगी। तो ये आपस में संघर्ष करने लगे। इस स्थिति को देखकर शाहजहां ने क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया और मुगल गद्दी पर बैठने की घोषणा कर दी कि दारा शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठेगा। और शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन होगा, दारा शिकोह होगा। तो जब ये शाहजहां ने घोषणा कर दी तो चारों में युद्ध होना असंभावी हो गया। पहले से ये तीन शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श आपस में युद्ध में योजना, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध में योजना बना रहे थे कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध किया जाएगा। मुगल गद्दी पर बैठने के लिए किसको सिंहासन मिलेगा, उसके लिए युद्ध होना होगा ही होगा। तो योजना बना रहे थे कैसे युद्ध होगा, कहाँ होगा। लेकिन जब शाहजहां ने इनकी स्थिति को देखा तो दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया, मुगल सिंहासन पर बैठने के लिए दारा शिकोह का नाम की घोषणा कर दी। तो युद्ध होना असंभावित था। तो उत्तराधिकारी के युद्ध लिए या मुगल गद्दी पर बैठने के लिए 5 युद्ध हुए, जिसमें पहला आपका बहादुरपुर का युद्ध था, बनारस के निकट 1658 ईस्वी में हुआ पहला युद्ध था। और इसमें पहला प्रयास उत्तराधिकारी के लिए, पहला प्रयास शाह शुजा ने किया था। ये बंगाल का सूबेदार था, बंगाल से ये आगरा की ओर बढ़ा। तब इसकी सूचना दारा शिकोह को मिली। दारा शिकोह ने एक शाही सेना भेजी जसवंत सिंह के नेतृत्व में, और उसका सामना शाह शुजा से बहादुरपुर, बनारस के निकट बहादुरपुर में शाह शुजा की सेना से सामना होता है, जिसमें शाह शुजा पराजित होता है। शाह शुजा पराजित होता है। इसके बाद दूसरा प्रयास धर्मत के युद्ध में होता है। धर्मत का युद्ध होता है, दूसरा प्रयास धर्मत के युद्ध में होता है। ये भी 1658 ईस्वी में हुआ था, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी शाही सेना और औरंगजेब, शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे और एक तरफ औरंगजेब था। इसके बाद दूसरा युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध
29 मई 1658 ईस्वी में हुआ और इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना का आमना सामना होता है। दारा शिकोह यहाँ से पराजित होता है। पराजित होने के बाद ये दारा शिकोह लाहौर की ओर बढ़ता है और इसका पीछा औरंगजेब करता है। औरंगजेब इसका पीछा करता है। तब ये देखता है, कौन, क्या कहते हैं, शाह शुजा देखता है कि औरंगजेब दारा शिकोह के पीछे लाहौर की ओर बढ़ रहा, तो शाह शुजा फिर क्या कहते हैं, इसमें आगरा की ओर बढ़ता है। तो उसको सूचना मिलती है औरंगजेब को कि शाह शुजा आगरा की ओर फिर बढ़ रहा, मुगल सिंहासन को हथियाने की योजना बना रहा, संघर्ष युद्ध की स्थिति बन रही है। तो औरंगजेब वहां से वापस आके शाह शुजा का सामना करता है। शाह शुजा का सामना खंजवा के युद्ध में होता है। ये इलाहाबाद के निकट खजुआ या खंजवा, दोनों एक ही नाम है। 1659 ईस्वी में होता है और शाह शुजा यहाँ पराजित होता है और इसको बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा देवराय का युद्ध, अंतिम युद्ध है उत्तराधिकारी का, देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध में दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित होता है और इसको बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुगल सिंहासन का बचा कौन, औरंगजेब, तो मुगल सिंहासन पर बैठता है। तो ये थे उत्तराधिकारी के युद्ध। तो अब बात करते हैं अब औरंगजेब। औरंगजेब, एक इसका उपनाम आलमगीर था। शासन का समय 1658 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया है औरंगजेब। उपनाम आलमगीर था और औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। औरंगजेब का एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, वो औरंगजेब था। 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक जब सामूगढ़ की विजय होती है, सामूगढ़ में जब दारा शिकोह को पराजित करता है, तो उसके विजय उपरांत ये आगरा पर अधिकार करता है, क्योंकि आगरा का सूबेदार आगरा की देखरेख दारा शिकोह कर रहा होता है। तो आगरा पर अधिकार करता है और राज्याभिषेक करता है। 21 जुलाई 1658 ईस्वी को इसका औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक होता है और अबुल मुजफ्फर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल गद्दी पर बैठता है औरंगजेब। दूसरा राज्याभिषेक जब अंतिम रूप से देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करता है और उसकी हत्या हो जाती है, तब ये दिल्ली में औपचारिक रूप से अपना पुनः 5 जून 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक दोबारा करता है और ये 49 वर्षों तक मुगल सिंहासन पर बैठता है, शासन करता है। तो ये था। इसके बाद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पे हुआ था और ये नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था। नक्शबंदी परंपरा का ये अनुयायी था और इसके पिता जैसा बताया शाहजहां थे, माता का नाम मुमताज महल था। और इसके बाद इसका ज्यादातर इसका बचपन नूरजहां के पास बीता है। औरंगजेब का ज्यादातर बचपन का जो समय था वो नूरजहां के पास बीता है। माता मुमताज महल थी, लेकिन ज्यादातर बचपन का समय ज्यादा नूरजहां के पास बीता है। इसके बाद औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसका उपनाम रबिया बीबी था, उससे इसका औरंगजेब का विवाह होता है। इसके बाद 1638 ईस्वी में दक्कन की सूबेदारी का बताया, जैसा कि शाहजहां के समय दक्कन की इसकी सूबेदारी का कारभार इसको दायित्व दिया जाता है। इसके बाद इसमें पहला इसका औरंगजेब का धर्मत का युद्ध बताया 1658 ईस्वी में शाही सेना और औरंगजेब के बीच होता है। दूसरा सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में दारा शिकोह औरंगजेब के बीच होता है, जिसमें दारा शिकोह पराजित होता है और पराजित होने के बाद दारा शिकोह लाहौर की ओर चला जाता है और तब ये आगरा पर अधिकार करके अपना पहला राज्याभिषेक करता है। औरंगजेब अपना प्रथम राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को करता है और अबुल मुजफ्फर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके आगरा पर अधिकार करके राज्याभिषेक करता है। अबुल मुजफ्फर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल गद्दी पर बैठता है। इसके बाद दूसरा युद्ध खंजवा का युद्ध इलाहाबाद के निकट 1659 ईस्वी फरवरी 1659 में शाह शुजा को पराजित करके अंतिम रूप से उसकी हत्या कर देता है। और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट, देवराय का युद्ध अजमेर के निकट होता है अप्रैल 1659 ईस्वी में और दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित करके पुनः अपना राज्याभिषेक करता है। दिल्ली में पुनः अपना राज्याभिषेक करता है और मुगल सिंहासन का, मुगल साम्राज्य का कारभार संभालता है, सम्राट बन जाता है फिर, क्योंकि अब इसका कोई विरोधी नहीं होता। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब जनता के आर्थिक कष्टों का निवारण करता है। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब जनता के आर्थिक कष्टों का निवारण करता है, जैसे कि ये राहदारी एक कर होता है, आंतरिक पारगम मतलब आंतरिक पारगमन आंतरिक पारगमन
आंतरिक पारगमन शुल्क, जो राहदारी आंतरिक पारगमन शुल्क था, मतलब अंदर ही अपने राज्यों में भ्रमण के लिए जो भी शुल्क उनका कर लगता था उसको समाप्त करता है। पानदारी व्यापारिक चुंगी कर को समाप्त करता है। और प्रमुख आबोआबो मतलब स्थानीय जो कर थे, स्थानीय लोकल जो टैक्स थे, स्थानीय कर थे, आबोआबो को समाप्त कर देता है। तो जनता के जो आर्थिक कर थे, कष्ट थे, उसको उसका निवारण ये करता है औरंगजेब सम्राट बनने के बाद। इसके बाद औरंगजेब के सिंहासनरोहण होने के बाद उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए फारस का शासक होता है, फारस का, क्योंकि फारस के राजकुमारी से इसका विवाह होता है, तो फारस का जो शासक होता है वो अपने एक क्या कहते हैं, फारस के शाह ने शाह बुधाक के नेतृत्व में एक दूत मंडल औरंगजेब के दरबार में उसकी सफलता की बधाई देने के लिए शाह बुधाक के नेतृत्व में एक दूत मंडल उस मुगल दरबार में भेजता है, जिसका वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर में किया है, जिसका उल्लेख मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर में किया है, स्टोरियो द मोगोर पे किया है। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो फारस से दूत मंडल जो शाह बुधाक के नेतृत्व में दूत मंडल मुगल दरबार में आया था, मुगल दरबार में जो आया था उसका औरंगजेब ने बहुत आलीशान भव्य स्वागत किया था। और भेंट स्वरूप 60 अरबी घोड़े, 37 कैरेट का एक गोल मोती और शाह की पसंद के पान के पत्तों का उपहार स्वरूप भेंट किया था, भेजा था इसने। अब बात करें औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल में चटगांव तक था। इसके बाद अब बात करते हैं औरंगजेब की सैन्य अभियान। औरंगजेब का सैन्य अभियान ये महत्वपूर्ण रखता है। औरंगजेब का सैन्य अभियान दो भागों में होता है। एक औरंगजेब का सैन्य अभियान ये है, ये आपका पूर्वी बंगाल और पूर्वी भारत की तरफ होता है। दूसरा सैन्य अभियान दक्षिण में होता है, जो कहा जाता है कि औरंगजेब की दक्षिण की जो नीति थी, दक्षिण में आना औरंगजेब के लिए अंतिम था। मतलब उसके बाद दक्षिण से उसको वापस आगरा आने का अवसर नहीं मिला। उसकी कब्रिस्तान सिद्ध, दक्षिण विजय उसकी औरंगजेब की कब्रिस्तान सिद्ध हुई, क्योंकि वहीं पे दक्षिण में इसकी मृत्यु हो जाती है। दक्षिण अभियान का जब ये नेतृत्व कर रहा होता है तभी उसके दक्षिण में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दक्षिण जो इसकी दक्कन की जो नीति थी, दक्कन अभियान था, वो औरंगजेब की कब्र के रूप में साबित होता है। तो पहला बात करेंगे इसमें, पहला सैन्य अभियान 1660 ईस्वी में बंगाल पे करता है और बंगाल का सूबेदार मीर जुमला को बनाता है। और मीर जुमला को आदेश देता है कि वो पूर्वी प्रांत विशेषता असम, वहां पे अहोम थे, असम में अहोम जनजाति और अराकान के विद्रोही जमींदारों को दंडित करे और उनका दमन करे, ये आदेश मीर जुमला को देता है। तो मीर जुमला 1662 में असम के अहोमों को आक्रमण करता है, उनसे संधि के लिए उनको विवश करता है, और जिसमें अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर देने की सहमत करते हैं और युद्ध में जो भी क्षतिपूर्ति होता है उसका हर्जाना देने का वचन देते हैं, ये पूरा करते हैं। अराकान में जमींदारों का विद्रोह को दमन करता है मीर जुमला। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है और फिर बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां को औरंगजेब 1663 में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां को बनाता है। बंगाल का जब सूबेदार शाइस्ता खां हो जाता है तब ये क्या करता है कि बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां होता है, तो बंगाल पे इसने क्या कहते हैं, पूर्वी बंगाल की तरफ इसे आक्रमण करता है और वहां पे पुर्तगालियों को ये दंड देता है। इसके बाद 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करता है और हुगली पर अंग्रेजों का अधिकार होता है, अंग्रेजों से इसकी भिड़ंत होती है और अंग्रेजों को ये दंड देता है शाइस्ता खां। तो ये बंगाल का सूबेदार था। इसके बाद फिर अब दक्षिण अभियान आता है। दक्षिण अभियान में ये बताते हैं कि औरंगजेब अपने शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत की तरफ जाता है, जो उसके दोबारा उसको आगरा आने का अवसर नहीं मिलता। और दक्षिण में सबसे इसके विरोधी मराठा थे। कहा जाता है कि मराठा की 4 पीढ़ियों तक शिवाजी, संभाजी, राजाराम और राजाराम की विधवा ताराबाई ने इसका विरोध किया है। और कहा जाता है कि मराठों की 4 पीढ़ियों तक औरंगजेब का संघर्ष चलता रहा, औरंगजेब से संघर्ष चलता रहा, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजाराम और राजाराम की विधवा ताराबाई ने इसका प्रबल विरोध किया है, ये आप समझिए। दक्षिण में पहला अभियान क्या कहते हैं, बीजापुर और गोलकुंडा होता है। जैसा कि कहा जाता है कि बरार था वो पहले से ही अहमदनगर से मिल चुका था, अहमदनगर में शामिल हो गया था और बीदर बीजापुर में शामिल हो गया था। अब दो दक्षिण में सैन्य अभियान, बीजापुर फिर गोलकुंडा। इसके बाद मराठे
औरंगजेब का प्रबल विरोधी थे। दक्षिण में औरंगजेब का बहुत अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने किया। 4 पीढ़ियां थी जो मराठों की 4 पीढ़ियों ने औरंगजेब का विरोध किया है, समझ लीजिए। तो अब बात करेंगे औरंगजेब की दक्कन की नीति, फिर बात करेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति, फिर बात होगी राजपूत नीति और विद्रोह। इसके बाद औरंगजेब खत्म होंगे, अंत हो गया औरंगजेब का। तो अब बात कर लें औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की दक्षिण की जो दक्कन नीति थी, जैसा कि बताया कि 1682 ईस्वी में औरंगजेब अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत पहुंचता है। और जैसा कि बोल रहे हैं दक्षिण भारत में पहुंचने के बाद इसको उत्तर भारत मतलब आगरा दिल्ली आने का मौका नहीं मिलता और दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध होता है। औरंगजेब के दक्षिण में लड़े गए युद्ध को 2 भागों में, पहला जैसा कि बताया बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध, दूसरा भाग मराठों के बीच संघर्ष। जो इसके औरंगजेब के दक्षिण में सबसे प्रबल विरोधी या सबसे इसका प्रबल विरोध मराठों ने किया। मराठों की 4 पीढ़ियों ने औरंगजेब का विरोध किया, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजा राम और उसकी विधवा ताराबाई ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया और युद्धरत रहे। इसके बाद औरंगजेब ने सैन्य अभियान दक्षिण में किया। तो पहला सैन्य अभियान दक्षिण में औरंगजेब ने शाइस्ता खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजता है शिवाजी के विरोध में। शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजता है जिसमें शाइस्ता खां पराजित होता है। शिवाजी शाइस्ता खां को पराजित करता है। इसका दूसरा फिर सैन्य अभियान 1665 ईस्वी में जय सिंह के नेतृत्व में भेजता है शिवाजी के विरुद्ध और बीजापुर को दमन करने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए और बीजापुर को दमन करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए जय सिंह के नेतृत्व में दूसरा सैन्य अभियान भेजता है, जिसमें फलस्वरूप सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में जय सिंह शिवाजी को संधि के लिए विवश कर देता है। शिवाजी संधि के लिए राजी हो जाते हैं और जय सिंह और शिवाजी के नेतृत्व में शिवाजी और जय सिंह, औरंगजेब का सेनापति जो दक्षिण का सैन्य अभियान कर रहा होता है, जय सिंह शिवाजी को संधि के लिए विवश करता है और दोनों में संधि समझौता होता है, जिसको पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके बीच होता है? शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि होती है। इस संधि समझौते के बाद 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि होती है, संधि समझौता हो जाने के बाद औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देता है। औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देता है। इसके बाद फिर जय सिंह बीजापुर के लिए निकलते हैं और लेकिन बीजापुर के विरुद्ध जय सिंह को सफलता नहीं मिलती है और रास्ते में ही बुरहानपुर में जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो अब बीजापुर पे अभियान देखिए। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर का जो अंतिम सुल्तान होता है आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह, ये औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है और औरंगजेब इसको आदिल शाह को बीजापुर को सामने औरंगजेब की सेना के सामने ये बीजापुर का जो सुल्तान आदिल शाह होता है आत्मसमर्पण कर देता है और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है। इसके बाद औरंगजेब आदिल सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को खान की उपाधि देता है और 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देता है। इसके बाद दूसरा सैन्य अभियान 1687 में गोलकुंडा पे होता है। गोलकुंडा का शासक अबुल हसन होता है, लेकिन अबुल हसन शासक होता है गोलकुंडा का, लेकिन इसका एक सेना में एक व्यक्ति होता है अब्दुल गनी नामक एक अफगान होता है। वो क्या कहता है, लालच देकर औरंगजेब उसको लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है और अब्दुल गनी अपने मालिक गोलकुंडा का शासक अबुल हसन से विश्वासघात करता है और किले का द्वार खोल देता है, जिसपे औरंगजेब आक्रमण करता है और किले को हथिया लेता है और अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में कैद कर देता है। तो कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा का किला सोने की कुंजियों से खोला था। जैसे कि अकबर ने असीरगढ़ के किले का द्वार खोला, उसी प्रकार औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले का द्वार खोला था सोने की कुंजियों से। मतलब अब्दुल गनी नामक एक अफगान को लालच देकर ये अफगान अब्दुल गनी अपने मालिक शासक गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से विश्वासघात करता है, धोखा देता है उससे और किले का द्वार खोल देता है, जिसपे औरंगजेब आक्रमण करता है। औरंगजेब गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लेता है। तो कहा जाता है कि गोलकुंडा का किला औरंगजेब ने सोने की कुंजियों से खोला था, जैसे कि अकबर ने असीरगढ़ का किला खोला था। इसके बाद गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को कैद करके दौलताबाद किले में कैद खाने में भेज देता है। इसके बाद अब बात करते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब
बहुत कट्टर रूढ़वादी सुन्नी मुसलमान था और इसका कहना था कि औरंगजेब का कहना था कि भारत को दार उल हर्ब मतलब काफिरों के देश की जगह दार उल इस्लाम देश बनाना है। भारत को काफिरों का देश की जगह इस्लाम का देश बनाना है, मतलब दार उल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम का देश बनाना है, क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसके बाद इसने कुरान शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। कुरान में जो इस्लामी कानून थे उसके आधार पे औरंगजेब ने अपने शासन को आधार बनाया और अपने शासन का संचालन किया है कुरान के इस्लामी कानून के आधार पे। औरंगजेब इस्लामी कानून को मानने के कारण और अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर एक इसका उपनाम था औरंगजेब का। इसका सादे रहन सहन और नियमित कुरान का पाठ करना, रोजा करना और जीवन पर्यंत शराब न पीना, इस कारण उसको शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। औरंगजेब को शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? किस लिए? सादे रहन सहन, नियमित कुरान का पाठ करना, रोजा करना और जीवन पर्यंत शराब ना पीना। कहा जाता है कि ये शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, पीना तो दूर की बात है। तो इस कारण इसको शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था। और जिंदा पीर कट्टर सुन्नी अपनी प्रजा के लिए कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अपनी प्रजा के लिए इस्लामी कानून को आधार बनाया, जिसके कारण इसको जिंदा पीर कहा गया है। औरंगजेब को आलमगीर भी एक उसकी उपाधि थी, जिंदा पीर, शाही दरवेश भी इसके एक नाम हो गए। इसके बाद इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नरोज त्योहार, फारसियों का जो नववर्ष त्योहार होता था नरोज त्योहार का आयोजन, संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब न पीना, जुआ खेलना आदि पर इसने प्रतिबंध लगा रखे थे। औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नरोज त्योहार का आयोजन नहीं होगा, संगीत समारोह नहीं होंगे, भांग का उत्पादन नहीं होगा, शराब न पीना और जुआ खेलना आदि पर इसने प्रतिबंध लगा रखा था अपने साम्राज्य पे। इसके बाद 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, क्योंकि बताया रूढ़वादी सुन्नी मुसलमान था। 1668 में हिंदुओं के त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया और औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन था उसको बंद किया। 12वें शासन के 12वें वर्ष में जो तुलादान प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया औरंगजेब ने। तो जो झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा थी इसको औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये धार्मिक नीति थी औरंगजेब की। कट्टर रूढ़वादी सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब। और इसके बाद राजपूत नीति थी इसकी ने। जयसिंह के बाद अजीत सिंह को भी अपने सेवा में लिया और क्या कहते हैं, हाँ, अजीत जय सिंह की मृत्यु हो जाती है वहां बुरहानपुर में। तो उसके बाद अजीत सिंह को भी इसकी सेवा में आया। और जैसा कि यहाँ बताया आपको, क्या कहते हैं, दक्षिण अभियान पे इसकी 1707 ईस्वी में दक्षिण में औरंगाबाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको औरंगाबाद के दौलताबाद में एक सूफी संत बुरहानुद्दीन की कब्र के पास इसको दफना दिया जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की दक्षिण में औरंगाबाद में इसकी मृत्यु होती है। औरंगाबाद में इसकी कब्र में औरंगाबाद में इसको दफना दिया जाता है। औरंगाबाद के निकट दौलताबाद है, वहां पे इसके सूफी संत थे बुरहानुद्दीन की कब्र के आयते में इसको दफना दिया जाता है दक्षिण में। तो इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण अभियान क्या कहते हैं, औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध होता है। दक्षिण भारत का जो औरंगजेब का अभियान था वो कहा जाता है कि दक्षिण भारत की जो औरंगजेब की नीति वो औरंगजेब दक्षिण भारत में कब्रिस्तान के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जाने के बाद उसके बाद उसको उत्तर भारत में आने का अवसर नहीं मिलता और दक्षिण भारत उसके लिए कब्रिस्तान के रूप में सिद्ध हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु दक्षिण भारत में होती है। अहमदनगर में दौलताबाद के निकट उसको औरंगाबाद में उसकी कब्र है, वहां दफनाया जाता है। तो इस प्रकार ये उसकी दक्षिण भारत का जो अभियान था उसका अंतिम अभियान और कब्रिस्तान सिद्ध होता है। इसके बाद औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, क्योंकि कट्टर रूढ़वादी सुन्नी मुसलमान था, जो उसकी धार्मिक नीति थी, इसने हिंदुओं पर काफी प्रतिबंध लगा रखा था। 1668 में हिंदुओं को त्योहार मनाने पर प्रतिबंध था। उसी प्रकार 1668 में ये 1669 में 1669 पे औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, उसको लूटा। इसको सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, उसको लूटा। और मथुरा में जो वीर सिंह बुंदेला के ने जो केशवराव को मंदिर बनवाया था उस पर भी आक्रमण करके उसको ध्वस्त किया, उसको नष्ट किया था। ये इसकी कट्टर धार्मिक रूढ़वादी सुन्नी मुसलमान था। तो हिंदुओं के मंदिरों पर उसने काशी विश्वनाथ 1669 पे काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा, आक्रमण किया, लूटा।
सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, उसको लूटा, और मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राय मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया था। इसके बाद औरंगजेब की राजपूत नीति में औरंगजेब जो अजीत सिंह मारवाड़ के राजा अजीत सिंह था, उसकी वैधता को मान्यता नहीं दे रहा था, उसके शासन की वैधता को ये मान्यता नहीं दे रहा था। कह रहा था कि अगर अजीत सिंह, शर्त रखी थी कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो हम उसको शासन को वैध मानेंगे, उसको राजस मानेंगे और उससे संपर्क बनाए रखेंगे, उसके शासन को वैधता देंगे, वरना उसके राज्य को अपना उस पर राज्य पे आक्रमण करेंगे। अगर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता अजीत सिंह तो उसके राज्य पे आक्रमण करेंगे और उसके राज्य को अपने आधिपत्य में लेंगे। लेकिन अजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया, और अजीत सिंह, जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास था, उसने इसके औरंगजेब के विरोध करता है और औरंगजेब की सेना का सामना करता है। और कहा जाता है कि मुगलों और मारवाड़ के बीच लगभग 30 वर्षों तक युद्ध होता है, लगभग 30 वर्षों तक युद्ध चलता है, या ये कह लो मुगलों और राठौरों के बीच 30 वर्षीय का युद्ध होता है। और राठौरों का जो सेनापति, सबसे बहादुर सेनापति दुर्गादास था, जो जसवंत सिंह का सेनापति था। और राठौरों में, मारवाड़ में कहावत है दुर्गादास को लेकर कि हे मां पूत ऐसा जन्म जैसा दुर्गादास हो। ये इतना बहादुर और पराक्रमी सेनापति था दुर्गादास, जो अजीत सिंह के शासन के मान्यता के लिए लड़ रहा था औरंगजेब से, और मुगलों की सेना से लड़ा। और क्या कहते हैं, 1709 में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह की शासन को मान्यता दी, स्वीकार किया था, उसको राजा स्वीकार किया था बहादुर शाह प्रथम ने, औरंगजेब ने नहीं किया था। और राठौरों का दुर्गादास को राठौरों का यूलिसीज कहा जाता है, यूलिसीज, दुर्गादास को राठौरों का यूलिसीज कहा जाता है। बहुत बहादुर और पराक्रमी सेनापति था दुर्गादास, इसलिए कहावत राजपूतों में उसमें मारवाड़ में राठौरों में कहावत प्रसिद्ध हुई कि हे मां पूत ऐसा जन्म जैसा दुर्गादास। इतना बहादुर ये था। और कहा जाता है कि मुगलों और राठौरों के बीच 30 वर्ष तक युद्ध चला है। दुर्गादास को राठौरों का यूलिसीज कहा जाता है, इस पॉइंट को भी दिमाग में रखिएगा। तो ये औरंगजेब की राजपूत नीति थी। मान्यता, राजपूतों को मान्यता नहीं दे रहा था, अजीत सिंह को शासन को मान्यता नहीं दे रहा था, कह रहा था इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो हम उसके शासन को मान्यता देंगे, वरना उसके राज्य पर आक्रमण करेंगे और उसके राज्य को अपने शासन के अधीन लेके आएंगे, मुगलों के अधीन लेकर आएंगे। लेकिन अजीत सिंह ऐसा मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके और दुर्गादास ने उसकी सेना का नेतृत्व किया और उसके मुगलों के विरोध में इसका सामना किया, इसकी औरंगजेब की सेना का। तो ये थी औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत नीति। और अंत में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके औरंगजेब हो गए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।